नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जो 9 बार सांसद रहे, 6 बार मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे विजनरी नेता जो आज से करीब 30 साल 40 साल आगे की सोचते हैं और वो ये देखते हैं कि भविष्य कैसा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनाव बिल्कुल उपचुनाव 28 सीटों का सिर पे है। आपकी सबसे महत्वपूर्ण योजना थी कि किसान की कर्ज माफ़ी जो 2 चरणों में हुई है। अब चूँकि 7 महीने गुजर चुके हैं, शिवराज जी मंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि अब उस मुद्दे की धार इतनी बची है कि वो इस बार वोट में तब्दील होगा? लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 2 किस्तों में हुआ, तीसरी किस्त शुरू होने वाली थी। ये किसान मेरे गवाह हैं। ये कितना बदलेगा मैंने इस दृष्टि से नहीं किया था। जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो ये उपचुनाव था ही नहीं। पर किसान का जन्म जो कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, किसानों को सही दाम मिले, किसानों को के साथ न्याय हुए, ये मेरा लक्ष्य था। और 27 लाख किसान मेरे इसमें गवाह हैं। शिवराज सिंह कुछ भी बोलते रहे, उनको तो विधानसभा के पटल पर विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा। इतने महीने झूठ बोलने के बाद कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, कईयों का नहीं हुआ, बहुतों का नहीं हुआ, जो पात्र नहीं है। अब शिवराज सिंह जी का तो कर्जा मैं माफ़ करने वाला नहीं था। मैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जो GST देते हैं, लेकिन ये तो पात्र ही नहीं थे। कमल पटेल के परिवार का हुआ था। कमल पटेल के परिवार का हुआ, बहुतों का हुआ। ये थोड़ी ना देखा कौन सी पार्टी का है। पर शिवराज सिंह ने जो झूठ बोल के 15 साल राजनीति करी है, मैं सोचता हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें पहचान लिया। 15 साल इनके कार्यकाल के बाद नवंबर की 18 को मध्य प्रदेश की जनता ने इनका झूठ, इनका फरेब, इनकी कलाकारी पहचानते हुए इन्हें घर बिठाया था। अब ये 7 महीने से सौदेबाजी से सरकार बना ली, बोली बोल के सरकार बना ली। मैं तो पूछना चाहता हूँ, 15 साल के कार्यकाल के बाद आपको घर बिठाया था, पिछले 7 महीने में आपने कौन सी चीज़ करी है जो वे वापस आपको स्वीकार करें? ये मेरा प्रश्न शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी से है। 7 महीनों में इन्होंने प्रदेश का कबाड़ा किया है। शिलान्यास, घोषणाएं और नारियल फोड़ना। आप क्या सोचते हैं कि हमारे प्रदेश के मतदाता मूर्ख हैं? गरीब हैं, सरल हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। 15 महीने आपकी सरकार रही, 2 महीने लोकसभा चुनाव में बीते, 1 महीना राजनीतिक अस्थिरता रही, मार्च का वो जो पूरा टाइम था। बमुश्किल 12 महीने यानी करीब आपको 11.5 महीने थे, 11.5 महीने आपको मिले। उस दौरान आपने कई योजनाएं की, कई प्लानिंग की, कई एग्जीक्यूट किया कई चीज़ों को। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप जो सोच रहे थे वो उतना हुआ या कुछ बाकी रह गया? मुझे बड़ा दुख है। मुझे मुख्यमंत्री पद से कोई लगाव नहीं था। मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ कि जो चीज़ें मैंने शुरू करी थी कुछ अधूरी रह गई, कुछ मैं शुरुआत नहीं कर पाया। पर मध्य प्रदेश की पहचान बदले। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी नौजवानों के भविष्य की है। आज का नौजवान जिसने पढ़ लिख लिया, 20 साल पहले वो कॉलेज नहीं जाता था, MBA कर लेता है, इंजीनियर बन जाता है। आज ये ना गांव का रहा ना शहर का रहा। कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान क्या ये राजनीतिक सौदेबाजी, बोली बोल के सरकार बनाने से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? कोई निवेश लगाएगा? तो मैं एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने को लगा था। मध्य प्रदेश में लोगों को विश्वास हुए। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है। ये एक केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का। और एक रोज़गार जब मैन्युफैक्चरिंग में होता है, 4 और रोज़गार बनते हैं। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई अपना चाय की दुकान लगा सकता है, कोई मरम्मत की काम कर सकता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग की रोज़गार से 4 और लोगों की अर्थव्यवस्था बदलती है। इससे आर्थिक गतिविधि बनती है और आर्थिक गतिविधि से ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
सर मैं उपचुनाव पे आता हूँ अब सीधे आपकी मैंने वो 15 महीने की बात। सर माना जाता है कि कमलनाथ जी का जो सर्वे होता है ना वो बहुत बेहद सटीक होता है, यानी कमलनाथ जी का सर्वे, कमलनाथ जी का जो एनालिसिस है वो इतना सटीक होता है कि वो बिल्कुल जीत के करीब लाता है। तो इस बार आपका सर्वे क्या कहता है एक, और क्या माने कि इस बार कमलनाथ जी का सर्वे, उनकी संगठन की जो पकड़ है वो उसकी जीत होगी, या बीजेपी की जो रणनीति और बीजेपी के जो वादे हैं उसका असर दिखाई देगा? बीजेपी कोई भी रणनीति बना ले, मैं 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई देश में चुनाव नहीं लड़ा, मेरे से ज़्यादा किसी ने चुनाव लड़वाए नहीं। कांग्रेस के महामंत्री के नाते मैंने कितने सारे चुनाव वहाँ बैठ के करवाए। तो मैं भी समझता हूँ चुनाव आज लोगों की क्या भावना है मैं समझता हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। सर्वे अपनी जगह है, सर्वे तो कराते रहते हैं कमज़ोरी पता चलाने के लिए, पर मुझे भी विश्वास है कि कौन सी चीज़ों पर लोगों पर को विश्वास होता है। सर जो बातें बाहर आती हैं उसमें एक बात ये भी आती है कि आपने कहा था कि अगर 2018 में ही मुझे सारे सर्वे के हिसाब से टिकट बांटने देते तो 145 कांग्रेस निकाल के। अब वो बीती हुई बात को छोड़े, पर क्या इसमें थोड़ी सच्चाई है? देखिए सब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, सर्वे भी एक सर्वे होता है। तो सबकी बात सुनी, काफ़ी गलतियाँ हुई, पर हम यही है कि गलतियों से सबक सीखना चाहिए और गलतियों से मैं सबक सीखता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर आप मानते हैं कि 22 विधायक, आप मुख्यमंत्री 22 विधायक प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं, इसमें ये गलती थी या इंटेलिजेंस फेल्योर था या ये भरोसा तोड़ना था? मैं तो जानता था ये अक्टूबर से सौदेबाजी कर रहे थे, किसने क्या पैसे लिए, कितने लिए, ये सब खबर मेरे पास आती थी। मैंने गलती करी कि मैंने सौदा नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश में सौदे की राजनीति नहीं लाना चाहता था, ये मेरी गलती थी कि मैं सौदा नहीं करना चाहता था और सौदा ना करूंगा आगे। ये सौदेबाजी में ये तो अक्टूबर 4, 5, 6 महीने से हो गई थी बात। सौदा कर रहे थे, तुम इतने करोड़ ले लो, इतने करोड़ अभी ले लो, इतने करोड़ तब लेना, ये तो चल रही थी बात और इसकी पूरी जानकारी मुझे थी। तो मुझे दुख नहीं था, मुझे चिंता नहीं थी। मैंने कहा अगर सौदे से ये सरकार शिवराज सिंह जी बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, बनाएं। मैं सौदे की सरकार नहीं चलाने वाला, मैं सौदे की सरकार टिकी रहे ये मुझे स्वीकार नहीं है। सर आप जो बात कर रहे हैं कि अक्टूबर से आपको मालूम था उस और टिकट जो नहीं बट पाया, मैं थोड़ा सा पीछे से आगे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा चुनाव है, ग्वालियर चंबल अंचल की। आप जब जाते हैं वहाँ पर भाषणों में और बात करते हैं अपने वर्कर के बीच में, पब्लिक के बीच में, कि गुलामी से आज़ादी मिली है, महाराज नहीं हूँ मैं और गुलाम नहीं है, आपको गुलामी से आज़ादी मिली है। कांग्रेस में सिंधिया जी लंबे समय तक रहे थे सर, उस समय भी क्या गुलामी थी, और क्या वाकई में अब आपको लगता है कि कांग्रेस वाकई में आज़ाद हुई है उस क्षेत्र के लिए खासकर? ये तो जनता कह रही है कि हम अब आज़ाद हुए। मैं नहीं कह रहा। एक फैक्टर भी है उसमें कि 8 सेक्टर में से 7 सेक्टर में सिंधिया जी हारे भी थे लोकसभा चुनाव में। सिंधिया जी तो खुद लोकसभा चुनाव में हार गए और लोगों ने वो एक आज़ादी का संदेश दिया था चंबल में, वो आज़ादी का संदेश अब गूंज रहा है। इतने महीने गूंजा और अब गूंज रहा है। ये तो लोगों की आवाज़ है, लोग आके मुझे कहते हैं, आम जनता आके कहती है। मैं ग्वालियर गया था, आम जनता निकल के आई कि हम आज़ाद हो गए। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, आम जनता कह रही है। 28 में से 27 सीटों पर कांग्रेस के पिछली बार विधायक थे सर, सरकार बनानी है, सीटें जीतनी है सभी। ये थोड़ा हो सकता है कि काल्पनिक प्रश्न सवाल आपको लगे, पर लेकिन सर अगर उम्मीद के मुताबिक अगर परिणाम 19-20 रहते हैं तो क्या कोई रणनीति, कोई प्लान कमलनाथ जी के पास में है? मैं ऐसी प्लानिंग नहीं करता, मैं सत्ता हासिल करने की प्लानिंग नहीं करता। मेरा प्लान जो बनाता हूँ मैं मध्य प्रदेश के भविष्य का, मध्य प्रदेश के विकास के एक नए नक्शे का प्लान बनाता हूँ। मैं ये गिनती मैंने नहीं शुरू करी, पर मुझे विश्वास है कि मुझे सीटों की ज़रूरत नहीं होगी, कांग्रेस की सरकार वैसे ही बन जाएगी। सर मैं इसमें एक सवाल आपसे लूँगा। रक्षा सिरोनिया जो चुनाव लड़ रही हैं भांडेर से, एक वीडियो आया है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं और लोगों के बीच में कह रहे हैं कि ये रक्षा का नहीं चुनाव है, ये महाराज का चुनाव है। खुद अपने आप को महाराज बताने, वो खुद कह रहे हैं कि ये महाराज का चुनाव है तो महाराज को वोट दो। डेमोक्रेसी में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है कि महाराज चुनाव लड़ने लगे। शिवराज जी भी सर भाषण में, कल जोरा में आप हो गए तो उससे पहले शिवराज जी भी कल बोल रहे थे कि जो प्रत्याशी थे वहाँ के सुविधार नहीं, मेरे को मुख्यमंत्री बने रहना, मेरे को चुनाव दीजिए। मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ। यस एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ। हाँ टेम्परेरी है, कम से कम एक सच तो बोले ये।
और सौदेबाजी से टेम्परेरी, सौदेबाजी से टेम्परेरी बन गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी सोच है, बोलो मैं महाराजा हूँ तो वोट मिलेगी, ये जनता तय करेगी। अगर वो वीडियो कह रहा है कि वो कह रहे हैं महाराजा को वोट दो, तो ये जनता तय करेगी किसको वोट देंगे, एक साधारण व्यक्ति को तो वोट देंगे या एक महाराजा को वोट देंगे। तो वही मेरा था कि क्या ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि शिवराज जी का दौरे अपने जो शुरू में दौरे हुए वो 7 हुए, शिवराज जी के दौरे अब अलग चल रहे हैं, सिंधिया जी के दौरे अलग चल रहे हैं। अब क्या ऐसा तो नहीं कि जो होना था जो अब जो दिख रहा है वो, अब ये कोई कहेगा मैं मामा हूँ, कोई कहेगा मैं किसान का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं टाइगर हूँ, कोई कहेगा मैं महाराजा हूँ, तो अंत में जनता तय करेगी ना। आप बोलते हैं मैं कमलनाथ हूँ, मैं तो बस बोलता हूँ मैं कमलनाथ हूँ, मैं तो सीधी बात करता हूँ मैं कमलनाथ हूँ। जो मैंने किया आपके सामने 11.5 महीने में जो हो सका मैंने किया, मैंने नीति और नियत का परिचय दिया, ये एक शुरुआत थी। बार बार मैंने ये नहीं देखा कि पूरे 11.5 महीने में आपका जोर बार बार हमेशा इस चीज़ पर रहता था कि प्रदेश की प्रोफाइलिंग बदलना चाहिए, पूरी दुनिया में प्रदेश की एक छवि बनना चाहिए ताकि भरोसा हो, प्रोफाइलिंग बदले। उसको लेके भी तमाम कोशिशें हुई, लेकिन अब उसको लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई उनकी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा, कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाएगा। यहाँ निवेश आनी बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास क्या नहीं है, केवल पोर्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। आज 15 साल में कितने मजदूरों का उत्पादन हुआ आपने देखा मीडिया में, मजदूर आ रहे हैं। जब ये कोविड शुरू हुआ, ये मजदूर, आपने क्या गुजरात का मजदूर देखा, आपने कोई केरल का मजदूर देखा, आपने कोई तमिलनाडु का मजदूर देखा, आपने मजदूर देखे मध्य प्रदेश के, मजदूर देखे छत्तीसगढ़ के, मजदूर देखे झारखंड के और यूपी बिहार के। क्यों? ये आज प्रश्न हमारे सामने, इससे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। सर, जो बात चली थी मध्य प्रदेश की प्रोफाइल बदलने की, और आपका पूरा फोकस रहा है मध्य प्रदेश की प्रोफाइल बदलने पर। आईफा की बात करें तो उसी का एक वही कोशिश थी, और मैंने तो सर, मुझे याद है आपने दिल्ली में कहा था कि मध्य प्रदेश में कहा जाता है यहाँ तो सब कुछ बिकता है, और अब जब बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि वो तमाशा था IPL। अब शिवराज जी के लिए तमाशा होगा, इसमें मुझे क्या लेना देना। अगर सब कोई आता है कहता है हमें आप पर विश्वास है, हम आईफा करेंगे, करो। उसमें राज्य सरकार का तो कोई खर्चा नहीं था, हमने कहा सपोर्ट करेंगे, लोगों सिफारिश करेंगे आपकी, पर अगर आप कर रहे हैं, आपको लगा, उन्हें कहा हम आपके कारण आए हैं। वो दूसरे टेलीविजन अवार्ड्स हुए, कभी नहीं होते। आईफा तो केवल बम्बई और लंदन और इस सब बड़ी जगह जाता है, 10 बड़े देशों में हुआ बस। तो ये आज इनको, मैं तो कहता हूँ शिवराज जी को इन सब बातें को समझनी चाहिए। किसी दिन मैं सिखा सकता हूँ, पर मध्य प्रदेश की पहचान बने, ये बहुत आवश्यक है। और अब तो और मध्य प्रदेश कलंकित हो गया ये सौदेबाजी से। प्रजातंत्र और संविधान कहाँ गया? आम जनता सोच रही है पूरे देश भर में कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। ये बिकाऊ की राजनीति, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है इससे। सर, ग्वालियर चंबल की बात करें, 16 सीटें हैं वहाँ पर, और सिंधिया जी के जाने के बाद आपको भी कई दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा। तो ऐसा लगता है सर कि सिंधिया की जाने से कहीं ना कहीं जो वैक्यूम है वो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ सर? कोई वैक्यूम नहीं। देखिए, ये सिंधिया जी अगर जीतने वाले होते तो पहले ही बहुत, आप क्या कहते हैं, KP सिंह सिंधिया जी के कारण जीतते हैं क्या? अपने गोविंद सिंह सिंधिया जी के कारण जीतते हैं क्या? बाकी लोग सिंधिया जी के कारण जीते थे, वो तो आके मुझे कहते थे। तो ये आज एक ऐसी हवा बना लेना, मीडिया की हवा बना लेना, ये सब पानी का पानी, दूध का दूध 3 तारीख को सामने आ जाएगा। सर, दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो 2018 में काफ़ी सक्रिय दिखे थे वो, और अभी देखा जाए तो पूरी तरह से खामोश हैं। तो सर खामोश नहीं है, मेरे से तो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, और वो अपना कर रहे हैं। मैं प्रचार में निकला हूँ, आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विषय हैं जो देखने होते हैं, जो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं निकला रहता हूँ। तो वो लगे हैं काम पर, वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, फीडबैक की बात की है, कोई रणनीति है? सर, सक्रियता की बात हो रही है। जैसे आप तो क्या है कि रोज़ 2 सभाएं कर रहे हैं, सुबह से आप लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, अगली रणनीति प्लानिंग होती है, लेकिन
मंच पे या लोगों से मिलना जुलना, ये जो है देखिए, वो ये अपनी जगह है, पर बाकी काम भी तो है। आज इलेक्शन कमीशन से डील करना, सबकी सुनवाई करना, ये कौन करेगा? ये आप मैदान में घूम के तो नहीं कर सकते, मंच पर तो नहीं कर सकते। तो दिग्विजय सिंह जी ने खुद ही तय किया है कि मैं ये काम संभालूंगा। ये आपकी सर चुनाव की उपचुनाव की नई रणनीति कह सकते हैं। ये है, हमने खुद बैठ के तय किया। उन्होंने कहा ऐसा मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा करिए, तो मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। तूने पहले सेगमेंट में हमें कई नई जानकारी दी। इस वक्त सुधीर जो मेरे साथ है वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सर ये उपचुनाव जो है चेहरे बड़े मायने रखते हैं बिल्कुल एकदम। अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, मुख्य चुनाव का जो चेहरा है वो कमलनाथ जी हैं, फायर ब्रांड नेता कमलनाथ जी है, एम्बुलेंस भी कमलनाथ जी है। अगर कहीं कुछ अगर कांग्रेस को लगता है कि अगर निकाल के लेकर आना है, सरकार वापसी लानी है, एक भूमिका कई सारे किरदार जो है सर कमलनाथ जी एक चेहरे के आसपास पूरा टिका हुआ है। मुख्य चेहरा कमलनाथ जी है इस पूरी कांग्रेस में, मान सकते हैं? मैं मानता हूँ हमारी पूरी टीम आज एक चेहरे से या एक सभा से चुनाव नहीं जीता जाता। हमारा जो कार्यकर्ता है, जो गांव में है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं है, केवल नहीं है। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो इसलिए हमारे गांव में, हमारे बूथ में जो कार्यकर्ता हैं, राजनीति में बहुत परिवर्तन आया है। मैं देख रहा हूँ कैसे 40 साल में ये परिवर्तन आया। पहले एक नेता 5-7 गांव में चला जाता था, 10 गांव में कहता था कांग्रेस को वोट दे देना, कांग्रेस को वोट दे देते। आज तो एक मकान में बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट डालते हैं। तो आपको तो सबके पास पहुंचना पड़ेगा। और ये केवल हमारे गांव का संगठन, ये केवल हमारे बूथ का संगठन। तो मैं उन पर पूरा भरोसा रखता हूं कि वह सब जगह पहुंच के अपनी बात बताएंगे। सर मैं राजनीतिक सवालों से हटकर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप सुबह से निकलते हैं, रात तक वापस आते हैं, इतना टाइट आपका शेड्यूल रहता है, इस इतने टाइट शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है और इन सब में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं? सुबह से लेके रात तक टेलीफोन, जाने से पहले लोगों को मिलना, तब सभाएं, तब वापस आके फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। सब ये उम्मीद रखते हैं कि मेरे से बात करेंगे। कईयों के पास ऐसी कोई मुद्दे की बात नहीं होती, पर मैं जानता हूँ कि उनको बहुत तसल्ली होती है जब मेरे से बात कर लेते हैं। तो कम से कम 70-80 कॉल मैं रिसीव करता हूँ। मेरा मोबाइल है, बजता रहता है, मैं तो ऑफ रखता हूँ, उठाता ही नहीं हूँ, कभी कभी ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरह पूरा दिन निकल जाता है। मुझे पता नहीं होता कि खाने का टाइम है, मुझे पता नहीं होता जब मुझे कभी भूख लग जाती है हेलीकॉप्टर में, तब कभी कोई बिस्कुट खा लिया, कोई कोको कोला पी लिया, ये नहीं होता। 11 बजे के पहले तो मैं अपने कमरे में जाता ही नहीं हूँ। पर जो चीज़ मैं मिस करता हूँ कि मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, आज कौन सी चुनौती हमारे देश के सामने है। हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए दूसरे देशों ने क्या किया है, वियतनाम क्या कर रहा है, जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे जो मैं पढ़ सकता था, ये मैं बहुत कमी महसूस करता हूँ। मुझे और कोई तो शौक था नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो असीमित है वो है ज्ञान, और यही शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। ये सर हमने देखा भी था कि स्किल डेवलपमेंट पर शायद इसीलिए आपका सबसे ज़्यादा फोकस था मध्य प्रदेश के अंदर के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, स्कूल, ये सब। देखिए, स्किल डेवलपमेंट में हमें देखना है कि ये हम ऐसे स्किल करें जिनको रोज़गार मिले। अब मैं देखता हूँ कि जैसे छिंदवाड़ा में ये आपने स्टूडेंट्स को, इतने लोगों को ट्रेन किया, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बताइए कितनों को रोज़गार मिला, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। मैंने तो कहा था, मैं तो छिंदवाड़ा में शुरू कर रहा था बैंड की ट्रेनिंग। एक दिन मैं जा रहा था सड़क में, एक बैंड, कोई शादी की बारात जा रही थी, बैंड वाले थे, रास्ता रोका तो मैं उतर गया। मैं उनसे बातचीत करने लगा। मैंने कहा कैसे, कहाँ से हो तुम? मैंने उससे पूछा कितने पैसे मिलते हैं।
कहता रोज़ तो रोज़गार मिलता नहीं, हम तो आते हैं डेली वेजेस पर, 200 रुपये मिल गए, 300 रुपये मिल गए, ये रात के 1 बजे तक बैंड बजाते हैं। अब ये कितनी बड़ी चीज़ है, हम बैंड वालों को ट्रेन करें। आज समय बदल रहा है, पहले तो खाली शादी बारात में बैंड होता था, आज तो त्यौहार में, कोई रिसेप्शन में, सब जगह तरह तरह के बैंड होते हैं। खाली केवल शादी की बैंड की बात नहीं कर रहा। इस समय भाषणों में चल रहा है, बिल्कुल आपके भाषणों या शिवराज जी के भाषणों, नारियल बड़ा प्रचलित है सर, पूजा का माध्यम है, बोलते हैं कि जनता मेरी भगवान है, इसलिए नारियल लेकर चलता हूँ। देखिए, ये जनता मेरी भगवान है, अब जनता उनकी भगवान है या माफिया उनका भगवान है मैं नहीं जानता, पर बात यह है कि नारियल फोड़ने की आपको ऐसा वायरस हो गया कि नारियल फोड़ो, घोषणा करो, शिलान्यास करो, ये भी एक अजीब चक्कर है। तो मैंने तो कहा कि शिवराज जी आप ये घुटने टेक लेते हैं मंच पर, मैं कहा ये एक्टिंग मैं नहीं कर सकता, ये एक्टिंग, आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, आप बम्बई जाइए, वहाँ आप शाहरुख खान को नीचा दिखाइए, सब बड़े बड़े कलाकारों को नीचा दिखाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। हाँ, इतने अच्छे एक्टर हैं तो ये अपनी कला क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं? सर मैं आखिरी सवाल, जब मैं पहली बार आपके इस बंगले में आया, आज से करीब 3-4 साल पहले, मैं आपके इस केबिन में गया और दिल्ली में मैं कई नेताओं के केबिन में गया, मेरे मन में उसी दिन से एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पिछले 2 इंटरव्यू में मैंने आपसे नहीं पूछे, कैंपेन ट्रेल में भी नहीं पूछा। आप मुझे अकेले ऐसे नेता लगे जहां मैंने इंदिरा गांधी से लेके एक फ़ोटो देखा और वो था संजय गांधी का। सर आपकी और संजय गांधी की दोस्ती को लेके बहुत बातें होती हैं, मैं भी बड़े शौक़ से उस टाइम की किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों को पढ़ने में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके और उनके रिश्ते को लेके कुछ ऐसा जो जिसके बाद जो पता चले सर, यानी आप साथ पढ़े, सीनियर और वो सारी चीज़ें। संजय जी मेरे साथ स्कूल में थे, राजीव जी 4 साल बड़े थे, संजय जी मेरे मित्र थे। जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, मैं राजनीति में था नहीं, मेरा पारिवारिक व्यवसाय था, बिजनेस था, फैमिली बिजनेस में मैं था, पर उनके कारण में ही मैं राजनीति में आया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया 79 में, 79 में कि आप चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा चुनाव? मेरा परिवार के खिलाफ था कि ये क्या कर रहे हो, ये चुनाव तो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। पर उन्होंने प्रेरित किया, इंदिरा जी ने मुझे प्रेरित किया और उसी कारण मैं उनकी सोच से बहुत नज़दीक रहा। उनकी सोच, उनका नारा था ईच वन प्लांट वन। ये पूरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज जो भोपाल में ये पेड़ लगे हैं, मैं जब पर्यावरण मंत्री था कितने पैसे मैंने दिए थे। ये जो सड़क बनी, ये सड़क कैसे बनी? लेक को साफ करने के कारण, लेक के सफाई के लिए योजना बनाई। तो मेरे से अधिकारी पूछते थे कि ये पर्यावरण मंत्रालय सड़क नहीं बनाते। मैंने कहा लेक तो साफ करते हैं ना, लेक साफ करने के लिए आपको तो एक बांध बनाना पड़ेगा, एक एम्बैंकमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये सड़क बनी। मैं खुद यहाँ आता था वृक्षारोपण के लिए। आज जो ये पेड़, पुराने पेड़ हैं सड़कों में, मैंने खुद देखा है, खुद भाग लिया है उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में। तो संजय जी का परिवार नियोजन का वो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम बन गया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का, अडल्ट लिटरेसी का, ये इनके थे। गुड़गांव हुआ, गुड़गांव बना, नोएडा बना, नवी मुंबई बना। तो उनकी सोच थी, उसकी मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। इसलिए आज वो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं। उनकी फ़ोटो मेरे हर कमरे में रहती है। शुक्रिया कमलनाथ जी। तो ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जिन्होंने इस खास बातचीत में बताया कि किस तरीके से 28 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी, कांग्रेस की क्या रणनीति है, सिंधिया का जो असर है उसको किस तरीके से कम किया जाएगा। इसके अलावा कमलनाथ ने कई ऐसे मुद्दे पर भी बात की जिनके बारे में शायद लोग नहीं जानते होंगे।
तो मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IBC 24।